ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्षफल और वो भी वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए कैसा ये पूरा वर्ष आगामी 2024 बीतने वाला है। और इस वीडियो को हम पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिटेल एनालिसिस करके समझेंगे। तो जिनको भी ये वीडियो देखना विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा कि गोचर कैसा प्रभावी रहेगा, कैसे रिजल्ट आने वाले हैं और अंत में आपको वो सभी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपका इस वर्ष पूरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके जो पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपके हेल्थ वेल्थ और इनकम, ट्रैवलिंग और लव रोमांस कैसा रहने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो दीर्घकालीन ग्रह होते हैं, जो लंबे समय तक ट्रांजिट करते हैं, जैसे राहु का ट्रांजिट 18 महीने के बाद होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा टाइम तक रहता है। शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है और इनका जो ट्रांजिट होता है वो 2.5 साल में होता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक 11 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस पूरे राशिफल में क्योंकि आपका लग्नेश 45 दिन के एवरेज पर मूव करता है, तो हम समझेंगे आपके लग्नेश के मूवमेंट के कारण पहले क्या प्रभाव होगा, फिर दीर्घकालीन ग्रहों को इसमें काउंट करेंगे और इसमें ये भी चेक करेंगे कि इसका जो प्रभाव रहेगा इसके कारण इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपके जीवन साथी के साथ आपकी स्थिति कैसी रहेगी, कोई बहुत बड़ी विपत्ति तो नहीं आने वाली वर्ष 2024 में, आपका भाग्य कैसा साथ देगा, आपका कर्म स्थान यानी जहाँ पर आप काम करते हैं या बिजनेस करते हैं उसकी क्या स्थिति होगी, आय की स्थिति क्या रहने वाली है और वेल्थ और परिवार यानी धन से संबंधित जो चीज़ें हैं और आपका जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा रहेगा, संतान से क्या वो एक्सपेक्टेशन है, संतान होंगी या नहीं होंगी ये भी चेक करेंगे और साथ में आपके लव रोमांस को, और जिनके विवाह नहीं हुए उनके क्या विवाह होने के योग वर्ष 2024 में वृश्चिक लगन के लिए बन रहा है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपको बगल वाले स्क्रीन पर डिस्प्ले में लगातार प्लैनेट ट्रांजिट करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, लगातार मूव करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टोटल मिलाकर वर्षफल में 48 ट्रांजिशंस मैंने इस साल चेक किया है कि 48 ट्रांजिशंस होने हैं, जिसमें से केवल मैंने चंद्रमा का ट्रांजिट नहीं ऐड किया है क्योंकि चंद्रमा जो है एक महीने में 12 ट्रांजिट तो वैसे ही कर लेते हैं, राशि को ही मैं ट्रांजिट मान रहा हूँ, नक्षत्र का ट्रांजिट यहाँ नहीं काउंट कर रहा हूँ। तो 12 राशियों में चंद्रमा 30 दिन में चले जाते एक महीने में। इसका मतलब है कि 12 महीने में 144 ट्रांजिशन तो केवल चंद्रमा करेंगे और ये 48, तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, सामान्य लोगों के वश की बात नहीं है कि उसको पूरे अच्छे तरीके से समझाया जा सके। इसलिए केवल मैं उन पॉइंट को बताना चाह रहा हूँ जिससे कि हमारे व्यूअर जो इस समय वॉच कर रहे हैं वो आसानी पूर्वक समझ सकें। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो लग्नेश है मंगल, उसके क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या निगेटिव चीज़ें हैं। मंगल एक उग्र ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह भी माना जाता है, सेनापति की संज्ञा इसको दी गई है ज्योतिष में। और साथ में मंगल का जो प्रभाव होता है अगर शुभ प्रभाव में आ जाए तो बहुत ज़्यादा आपको बलवान बना देते हैं, आपको आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कोई काम ना कर पाए वो मंगल से जो शुभ प्रभाव में जातक होता है वो काम कर दिखाता है, साहसी कार्य जितने भी होते हैं वो मंगल करता है। मंगल वहीं दुर्बल हो जाए तो एक्सीडेंट, रक्तपात, ये हर तरीके की निगेटिविटी, उत्साह में कमी होना और साथ में कहा जाए तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाना, ये सारी चीज़ें मंगल की कमी के होने के कारण या मंगल की विपरीत स्थिति में होने के कारण ऐसा प्रभाव होता है। मंगल पित्त के कारक होते हैं, इनके अंदर गुस्सा ज़बरदस्त होता है। सूर्य और मंगल दोनों ही पित्त के कारक है, एक को राजा और एक को सेनापति कहा जाता है। आपकी इस पूरी कुंडली में अगर आप देखिएगा
तो मंगल को 2 डिपार्टमेंट दिया गया, षष्ठेश भी होते हैं, 6th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं, लग्नेश भी होते हैं, लेकिन षष्ठेश का दोष इनको नहीं लगता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, दशम भाव में दिशा बली होते हैं, मकर में उच्च के और कर्क में नीच राशि के हो जाते हैं। तो मंगल जो रहेंगे वो 5 फरवरी तक, अगर कहा जाए 5 फरवरी को इनका राशि परिवर्तन होगा और अपने उच्च राशि से निकलकर ये कुंभ राशि में पहुंचेंगे। तो मंगल जो रहेंगे प्रारंभिक मतलब जो वर्ष का लगभग 35 दिन प्रारंभ का दिखाई दे रहा है, उसमें मंगल ही करने वाले हैं प्रत्येक वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे और साथ में आपके रोग ऋण शत्रु को भी ये पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा और पिता को नीच दृष्टि से देखेंगे, पिता के स्थान को, तो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी मंगल के उच्च होने के कारण यहाँ पर दिखाई दे रही है और यात्राओं में भी कुछ विघ्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल जो यहाँ पर दशम भाव को देखेंगे तो आपके रुके हुए कई जो प्रशासनिक कार्य हैं, कई ऐसे कार्य जो कि मंगल के अधीन आता है, जैसे डिफेंस का एरिया हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये सब मंगल के अंतर्गत आता है। तो ऐसे क्षेत्र में आपको राहत मिलेगी। मंगल बाकी देखा जाए तो 15 मंगल का जो ट्रांजिट होगा 15 मार्च 2024 को होगा। उसके बाद मंगल 13 अप्रैल 2024 को भी राशि परिवर्तन करेंगे और फिर मंगल का राशि परिवर्तन जो होगा सीधा 1 जून 2024 को होने वाला है। तो मंगल का जो ओवरऑल राशि परिवर्तन हो रहा है, जून तक की बात किया जाए तो जून तक मंगल आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। विशेष रूप से जब लग्नेश पंचम में जाएंगे तो विद्यार्थी वर्ग को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। यात्राओं के योग भी मंगल बनाएंगे मई जून के आसपास, जब ये अपने ही घर में रहेंगे। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे तो ये आपकी यात्राएं कराएंगे और जो विद्यार्जन करने के लिए, विद्या को अर्जन करने के लिए जो विद्यार्थी वर्ग है, विदेश जाना चाहते हैं, उनके सपने भी साकार करने वाला है 2024। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए जो मंगल रहेगा, जुलाई अगस्त वाले जो महीने रहेंगे वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतना चाहिए और ये मंगल जो रहेगा आपके अंदर अत्यधिक क्रोध का भाव डेवलप कर देगा। एग्रेसिव होने से कोई काम आपका बनेगा नहीं, इसलिए बेटर है कि अगर एग्रेसिव आप होते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, जिससे कम से कम आप अपने आप को कंट्रोल में कर सकें। इसके बाद जो मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा, नीच राशि में भी मंगल जाएंगे और मंगल जब नीच राशि में जाएंगे लगभग अक्टूबर के आसपास, तो वो टाइम बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। विशेष रूप से धार्मिक यात्राओं के लिए, विशेष रूप से पिता के लिए बहुत अच्छा समय वो नहीं रहने वाला है। फिलहाल बात करते हैं कि दीर्घकालीन ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि इस वर्ष अगर हम दीर्घकालीन ग्रहों की बात करते हैं तो 4 ही ग्रह ऐसे होते हैं जिनको दीर्घकालीन ग्रह मानते हैं, जिसमें 2 छाया ग्रह हैं, जिसमें राहु केतु अभी 30 अक्टूबर 2023 को ही राशि परिवर्तन किए हैं। अब इनका अगला राशि परिवर्तन जो होगा सीधा 17 मई 2025 में होगा, यानी 2024 में ये बिल्कुल भी राशि परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति, इनका राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा। तो 30 अप्रैल 2024 तक का जो टाइम रहेगा, बृहस्पति अपना प्रभाव अलग तरीके से दिखाएंगे और 1 मई के बाद साल के अंत तक इनका प्रभाव अलग होने वाला है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि शनिदेव जो चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे शनिदेव के बारे में, सबसे ज़्यादा दीर्घ काल तक वही रहते हैं, 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं और यहाँ पर रहने के कारण जो है आपका जो शनिदेव रहेंगे अपने मूल त्रिकोण में रहेंगे, इनका भी अलग प्रभाव होगा। तो एक एक करके सारे ग्रहों का जो प्रभाव होगा, दीर्घकालीन ग्रहों का जो प्रभाव होगा, समझते हैं। सबसे पहले जो आपके अत्यंत योग कारक हैं और आपके जो सबसे योग कारक ग्रहों में काउंट किए जाते हैं, मंगल के लगन की बात किया जाए
तो उसमें पंचम त्रिकोण के जो मालिक हैं वो देवगुरु बृहस्पति, एक तो द्वितीय भाव के मालिक है, साथ में पंचम त्रिकोण के भी मालिक है। इन दोनों घर के मालिक होकर ये इस समय वर्तमान में 30 अप्रैल 2024 तक ये रोग ऋण शत्रु में जाकर बैठे होंगे, मंगल की राशि में जाकर बैठे हैं। तो बृहस्पति से संबंधित समस्याएं ये उत्पन्न कर रहे होंगे, जैसे परिवार में कोई मेजर लॉस होना, धन का लॉस होना, धन आया नहीं उसके खर्च होने की संभावना जो बृहस्पति देव करने की कोशिश कर रहे हैं। धन का संचार करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन धन जो रहेगा या तो कर्ज को चुकाने में चला जाएगा या तो किसी ना किसी तरीके से वो खर्च हो जाएगा। परिवार पे खर्च हो सकता है, यात्राओं पे खर्च हो सकता है, लेकिन लगातार वो खर्च होगा। इसके अलावा बृहस्पति देव जब तक छठवें भाव में जाकर बैठे हैं आपके लीवर में इन्फेक्शन भी उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि लीवर के लिए वो जाने जाते हैं और शरीर के अंदर कफ को भी ज़्यादा वो डेवलप करते हैं। कफ से आप पीड़ित हो सकते हैं। श्वास नली या श्वास संबंधित परेशानी जिनको ज़्यादा रहती है वो बृहस्पति देव अभी भी परेशान कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर बैठकर आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से द्वितीयेश होकर कर्म स्थान को देखना और द्वितीयेश होकर ये पंचमेश होकर ये भी कर्म स्थान को देखना और वहाँ पर बैठकर खर्च को भी देख रहे हैं। इसका मतलब है परिवार के साथ एक लंबी धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं और साथ में संतान को लेकर अध्ययन पर भी आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ज़्यादा पीड़ित है और उन्हीं की दशांतर दशा चल रही है तो संतान के हॉस्पिटलाइजेशन पर भी खर्च बृहस्पति देव यहाँ पर कर सकते हैं। तो संतान के स्वास्थ्य का भी आपको एटलीस्ट 30 अप्रैल 2024 तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि बृहस्पति देवता की जो दृष्टि पड़ रही है, एक तो खर्च व्यय भाव पे भी पड़ रही है, तो व्यय यानी ट्रैवलिंग खर्च ये तो बता दिया। साथ में बृहस्पति देव अपने कारक भाव को भी देखेंगे, तो धन को लाएंगे लेकिन धन खर्च भी करेंगे, तो धन नहीं टिकेगा, धन आएगा लेकिन धन टिकेगा नहीं। अब 1 मई 2024 को जब राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु बृहस्पति तो क्या होगा इसको भी देखते हैं। बृहस्पति अब सीधे आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, जिनके जो अविवाहित लोग हैं, जिनके विवाह नहीं हुए, उनके विवाह के लिए भी जो परफेक्ट टाइमिंग बनता है वो 30 अप्रैल से पहले विवाह के लिए अच्छे योग बनते हैं। लेकिन एक बार बृहस्पति आपके सप्तम भाव में अगर आ गए तो आप विवाह करने की भी कोशिश कीजिएगा तो विवाह के बाधक बन जाएंगे, तो विवाह नहीं होगा अविवाहित लोगों का। और जो वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं उनका जब बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर बैठेगा तो लव अफेयर बढ़ेगा, इसमें डाउट नहीं है। पंचमेश होकर सप्तम में जाएंगे, द्वितीयेश होकर सप्तम में जाएंगे, तो आपका अगर विवाह ऑलरेडी हो चुका है तो आपके जीवन साथी के साथ आपके लव रोमांस बढ़ेंगे और साथ में परिवार में खुशियों का माहौल भी देवगुरु बृहस्पति देंगे। साथ में अध्यात्म के भी कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, तो आपको पढ़ाई की अंदर से इच्छा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और हर तरीके से कहा जाए बृहस्पति यहाँ पर अच्छा ही फल देने वाले हैं। बृहस्पति यहाँ से बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, कन्या राशि को देखेंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पर केतु के साथ नवम पंचम योग भी बनाएंगे। एकादश भाव में बना हुआ नवम पंचम योग जो है वो बड़े भाई बहनों के साथ सहयोग भी करा देगा और साथ में आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके जो रिलेशन होंगे वो बहुत अच्छे होने लगेंगे। हालांकि नीच दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी बृहस्पति की, और बृहस्पति की नीच दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी जो छोटे भाई बहन हैं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे जगह पर बैठा है तो खराब परिस्थिति होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और बृहस्पति की नीच दृष्टि होने के बाद भी यहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ परेशानी होगी। परेशानी में जैसे छोटे भाई बहनों के साथ जो है संबंध जितने पहले अच्छे थे उतने अच्छे नहीं रहेंगे, उनको लेकर टेंशन हो सकती है और अंदर का जो आत्मविश्वास होता है वो थोड़ा कम हो सकता है, उस आत्मविश्वास में थोड़ी कमी हो सकती है जो मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा
जो बृहस्पति देवता है आपको अच्छे रिजल्ट ही देने वाले हैं। लगन पे दृष्टि डालेंगे तो मानसिक तनाव को भी करेंगे, पर्सनालिटी को डेवलप भी करेंगे। अब हम बात करते हैं शनिदेव के बारे में। देखिए, शनिदेव आपके मूल त्रिकोण राशि में ऑलरेडी बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हैं। लग्नेश आपका जो लग्नेश मंगल है उनके साथ नैसर्गिक रूप से शनि जो होते हैं शत्रु माने जाते हैं, लेकिन जब जब तात्कालिक मित्रता में आएंगे उदासीन प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे और सुख स्थान के मालिक है। तो एटलीस्ट एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए भूमि वाहन मकान का जो सुख पिछले साल जिनको मिला वो अच्छा है, जिनको नहीं मिला उनको इस साल भूमि वाहन मकान का सुख मिलेगा। और लोन इत्यादि जो रहेंगे, जो आपके बढ़े हुए थे कर्ज है, कर्ज से मुक्ति के भी योग वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए ये शनिदेव यहाँ पर बनाने वाले हैं। आपके गुप्त शत्रु जो रहेंगे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस साल, और लगभग आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। और शनिदेव की दृष्टि क्योंकि आपके दशम स्थान पे भी पड़ेगी तो लंबे समय तक एक लंबे प्रोजेक्ट को लेकर आप लंबे समय तक एकदम से काम करेंगे और समाज में मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। शनिदेव जहाँ पर बैठे हैं आपके लग्न को भी देखेंगे और इसलिए लग्न पे दृष्टि डालने के कारण आपको परेशानी करने का मतलब है कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रखेंगे। जो काम आप टाइम से नहीं करते थे अब वही काम आप टाइम से करने लगेंगे, अपने आप सब कुछ डिसिप्लिन में होता रहेगा। मंगल जो शनिदेव का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट ही है। सबसे बड़ी चीज़ है न्यायिक मामलों में कोई परेशानी चल रही थी तो न्यायिक मामले आपके फेवर में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राहु केतु का क्या प्रभाव आप पर होगा। देखिए, अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन में जो राहु केतु हैं, क्योंकि इनका भी राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये सीधा 17 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो राहु आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस आपके संतान का होता है, आपके माइंड का होता है, उधर का भी बहुत सारे पोर्शन यानी स्टमक का कुछ पोर्शन भी 5th हाउस से चेक किया जाता है। और केतु इस समय 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो एक एक करके दोनों का प्रभाव चेक कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले केतु की बात किया जाए तो केतु 11th हाउस में जाकर बैठे हैं और 11th हाउस एक ऐसा हाउस बनता है जहां पर किसी भी ग्रह को किसी भी प्रकार का दोष नहीं माना जाता है, चाहे वो नैसर्गिक रूप से शुभ होते हों चाहे वो नैसर्गिक रूप से अशुभ होते हों। लेकिन केतु क्योंकि कन्या राशि में जाकर बैठे हुए हैं और अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान हो गए तो केतु का जो प्रभाव होगा वो एक्टिवेटेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बुध जो है अगर एक्टिवेटेड हो गए यहाँ पर, और केतु क्योंकि बुध अगर मजबूत पोजीशन पर हो गए तो आपके लगन के अगर कोई सबसे बड़े शत्रु ग्रह होते हैं तो वो तो ऑलरेडी बुध देवता होते हैं। बुध और मंगल में 36 का आंकड़ा होता है। बुध अगर एक्टिवेटेड है तो केतु को एक्टिवेट करेंगे और केतु एक्टिवेट होंगे तो आपको परिश्रम खुद कराएंगे, खूब ज़्यादा परिश्रम आपको कराएंगे ये। साथ में छोटे भाई बहनों का सहयोग जो है बुध के एक्टिवेशन होने के कारण ही ये होगा। केतु का जो पूरा प्रभाव है वो बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा अलगाव की स्थिति करेंगे अगर बुध वीक हो गया। अगर आपकी कुंडली में भी इस समय अगर आप वृश्चिक लगन के हैं, आपकी कुंडली में भी केतु की दशा चल रही है और केतु सही जगह पर नहीं बैठे हैं, जैसे केतु को अच्छा प्लेसमेंट उपचय भावों में माना गया है। उपचय भाव किसे कहते हैं? जिसे तृतीय भाव हो गया, छठवां, 10वां, एकादश, इन सभी भावों में बड़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे सूर्य, इन उपचय भाव में इनका जो प्रभाव होता है बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर केतु उपचय भाव में बैठने के कारण आपको अच्छा परिणाम देने के लिए एकदम रेडी हैं, इनकम को असाधारण रूप से बढ़ाने के लिए रेडी हैं। थोड़ा बड़े भाई बहनों के साथ ये कठिनाइयों का अनुभव उनको करना पड़ सकता है, किसी ना किसी तरीके से कठिनाइयों का अनुभव भी केतु देवता यहाँ पर कराएंगे। लेकिन
फिर भी ओवरऑल अगर मैं कंडीशन लेके चलता हूँ तो केतु का प्रभाव शुभ है। इनकी 5वीं दृष्टि जो है आपके नेम फेम को बढ़ाएगी। 7वीं जो है संतान पर रहेगी, तो संतान से अलगाव होना, संतान को थोड़ी सी परेशानी देना, मानसिक तनाव को उत्पन्न करना। लेकिन राहु वहाँ पर बैठा है, इसलिए राहु के बैठने के कारण 7वीं दृष्टि उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह पाती है राहु केतु के केस में, क्योंकि एक निगेटिव अगर करेगा तो दूसरे उसको नलीफाई करने की कोशिश भी करता है। केतु जहाँ पर बैठे हैं एकादश भाव में, वहाँ पर आपके बृहस्पति को, जो कि 1 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके वहाँ से बृहस्पति केतु के बीच में नव पंचम योग बनेगा। और जैसे ही ये नव पंचम योग का फॉर्मेशन होगा, निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जो रिजल्ट होगा वो आपके धर्म के प्रति झुकाव बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। आपके जीवन साथी हैं तो उनका भी धार्मिक स्थिति में जो प्रभाव होगा बहुत तगड़ा होगा, और आप मान पद प्रतिष्ठा हर तरीके से प्राप्त कर लेंगे। ओवरऑल केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ है 30 अक्टूबर के बाद और 2023 में, और ये पूरे 2024 में लगभग रहेंगे। इनका अंशात्मक बल जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये 0 डिग्री के हैं तो बहुत रिजल्ट नहीं देंगे, 29 के हैं तो वो भी रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि सदैव वक्री चलते हैं। तो 29 डिग्री, फिर 28, फिर 27 ऐसा ये चलेंगे। तो जैसे ही 12 से 18 डिग्री के बीच में ये एकदम प्रबल होंगे, ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। और तब तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी होना प्रारंभ हो जाएगा, या बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका होगा। तो बृहस्पति और केतु का जो नवम पंचम योग बनेगा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिए उतना ही अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे लोग जिनके विवाह नहीं हुए, उनके वैवाहिक जीवन में एंटर करने का, यानी उनके विवाह होने का योग जो रहेगा वो नहीं बनाएंगे यहाँ पर गुरु और केतु का नवम पंचम योग। इसके बाद हम बात करते हैं राहु देवता का। देखिए, राहु वर्तमान में आपकी जो लगन कुंडली दिख रही है वहाँ से पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में राहु, और राशि कौन सी अगर आप देखिएगा तो मीन राशि है, बृहस्पति देवता की राशि है, और यहाँ पर राहु पंचम स्थान पे बैठे हैं। देखिए, पंचम स्थान का जो राहु होता है, क्योंकि जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित फल को जल्दी चाहता है। लव रोमांस में बैठ गया तो लव रोमांस जल्दी चाहेगा, और राहु संतान के स्थान पर बैठा है तो संतान के साथ आपके जो प्रेम संबंध होंगे बहुत अच्छे हो जाएंगे। रिलेशन आपके जो संतान के साथ हैं वो अच्छे होंगे। अध्यात्म की तरफ भी राहु आपको आकर्षित कराएगा, और साथ में छोटी दूरी की यात्राओं के लिए भी राहु यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। थोड़ा आप भ्रमित भी हो सकते हैं, क्योंकि माइंड वाले पोजीशन पे राहु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं और सोचते सोचते आप बहुत ज़्यादा उच्च लेवल की थिंकिंग आपकी हो जाती है, और पता चलता है जब समय बीत जाता है तो आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहिए, ग्राउंड टू अर्थ रहिए। जितने भी वृश्चिक लगन वाले जातक हैं, राहु जहाँ पर बैठा है वो आपको बहुत सारी कल्पनाओं में, परिकल्पनाओं में, ड्रीम्स में, बहुत चीज़ों में आपको बता देगा ये भी करना है वो भी करना है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, कर्म के साथ काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने केवल दिखा कर रह देगा, रिजल्ट आपको नहीं देने वाला है। लगन पे भी ये देखेंगे 9वीं दृष्टि से, और लगन को देखेंगे तो निश्चित रूप से लगन यानी आपका जो पर्सनालिटी है वो भी भ्रमित आप हो सकते हैं, उसको लेकर भी आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। तो ओवरऑल राहु का जो प्रभाव है अगर देखा जाए तो पंचम दृष्टि ओवरऑल तो अच्छी है, सप्तम इनकम के लिए अच्छी है। जब भी बृहस्पति, जब भी शनि, ये राहु देवता जब भी इनकम को देखते हैं तो इनकम को किसी भी मेथड से, बाई हुक्स या क्रुक्स कह लीजिए, वो सही है या गलत है, लीगल है इलीगल है, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से, उनको धन अर्जन करने के लिए मौका मिलता है, और धन अर्जन वो करके रहते हैं। लेकिन माइंड जो है थोड़ा भ्रमित भी रहता है, और इस भ्रमित होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान भी आप आगे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी केतु की पोजीशन और शनि की पोजीशन आपके लिए इस साल अच्छी है। बृहस्पति की पोजीशन 30 मई के बाद थोड़ी बेटर होते हुए दिखाई देगी। 30 मई तक जो है अभी भी परेशानी
बनी रह सकती है, लेकिन 30 मई के बाद जो है पूरे तरीके से परेशानी कम होगी और जब बृहस्पति केतु का नव पंचम योग बनेगा तो अच्छा रहेगा। अब हम संक्षेप में समझते हैं जो दीर्घकालीन ग्रह थे उनके क्या प्रभाव थे। अब हम संक्षेप में समझेंगे कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, इस साल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वास्थ्य में रिकवरी, स्वास्थ्य जो रहेगा आपका वो केवल और केवल 1 मई 2024 के बाद बहुत बढ़िया स्वास्थ्य हो जाएगा। उससे पहले हॉस्पिटल के चक्कर भी लगा के आइए, लेकिन फिर भी जो आपका एक चीज़ तो है कि हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो रिकवर होके ही आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग का या किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन एक बार कम से कम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल तक आपको गोचर में 30 मई से 30 अप्रैल 2024 से पहले एक बार घुमा के ये गोचर जो बृहस्पति देव है वो लेकर आएंगे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव रोग भाव से निकलेंगे वैसे ही आपके लिए समय जो अच्छा रहेगा, आपके संतान के लिए समय अच्छा रहेगा, आपके दैनिक रोजगार के लिए अच्छा रहेगा, हर तरीके से समय आपके फेवर में होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से कार्य व्यवसाय के लिए अगर कहा जाए तो कार्य व्यवसाय के लिए बेहतरीन साल ये बीतने वाला है। बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके सूर्य के शनि के साथ, सूर्य का बृहस्पति के साथ, सूर्य का जो मंगल के साथ है, आपके लग्नेश के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसलिए इस वर्ष जो रहेगा नौकरी में उन्नति के योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अकस्मात जो जॉब चेंज होने की जो कंडीशन बन रही है वो फरवरी में होगी या तो जुलाई में होगी। जनरली ये 2 मंथ निकल के आ रहा है जहाँ पर आपके जॉब के स्विच होने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो वर्ष का प्रारंभ आर्थिक दृष्टिकोण के कारण अच्छा नहीं है, खर्च की अधिकता कुछ ना कुछ लगी रहेगी। लेकिन इसके बाद जो वर्ष का दूसरा महीना, तीसरा महीना या फरवरी मार्च कह लिया जाए, और उसके बाद जुलाई का, सितंबर का और अक्टूबर का महीना, ये सारे महीने आपके लिए फाइनेंशियली अच्छे हैं, लेकिन किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली चैलेंज मिलेगा ऐसा चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रेम प्रसंग की बात किया जाए तो प्रेम प्रसंग बहुत ही तेज़ी से आपका बढ़ता रहेगा। प्रेम प्रसंग को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं दिख रही है। लीगल मामलों में आपको सफलता भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आय की स्थिति भी राहु के कारण किसी न किसी तरीके से आय जो होगा आपका बढ़ेगा, और कई कार्य जो विदेशों से संबंधित जो रुक रहे थे वो कार्य आपके बनते हुए, प्रारंभ भी होते हुए इस साल दिखाई देंगे। तो 2025 जो कहा जाए, 2024 जो कहा जाए आपके लिए मैक्सिमम दृष्टिकोण से पॉजिटिव है। थोड़ी सी परेशानी कुछ पॉइंट से ज़रूर दिख रही है। जब तक बृहस्पति देव 6वें भाव में तब तक परेशानी करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे परेशानी कम होती जाएगी और स्थिति आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा। और केतु का इनकम में बैठना और संतान को देखना, संतान को थोड़ा सा किसी ना किसी तरीके से परेशानी उत्पन्न करना, लेकिन राहु का वहीं पर बैठकर संतान के स्थान पर बैठकर देखना आपके संतान के प्रति जो लगाव है उसको बढ़ाएगा, लेकिन भ्रमित भी राहु ही करने वाला है। आय में किसी प्रकार की कोई चिंता वर्ष 2024 में नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।